जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिंह सक्सेस क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज भी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले आप लोग 16 प्रैक्टिस सेट को देख चुके थे। ठीक है, ये हमारा और आपका 17वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, हर प्रैक्टिस फ्रेंड्स अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आपको हर प्रैक्टिस सेट देखना है और उस प्रैक्टिस सेट में एक भी क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखा का उदय हुआ। तो फ्रेंड्स आप समझिए, कह रहा है किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखा का उदय हुआ। तो बौद्ध धर्म की दो प्रमुख शाखाएं थी। कौन कौन सा था दो प्रमुख शाखा बौद्ध धर्म का? तो हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की ये दो प्रमुख शाखाएं थी। और इनका उदय कब हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगीति में इन दोनों शाखाओं का उदय हुआ। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, किस मुख्य उद्देश्य अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया। कह रहा है किस मुख्य उद्देश्य से होना चाहिए। ठीक है, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया। धम्म क्या था? धम्म यात्रा था। धम्म यात्रा का प्रचार किस लिए किया? वो अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए। ठीक है, वो अपनी प्रजा के आध्यात्मिक और नैतिक विकास के लिए अशोक ने धम्म यात्रा प्रारंभ किए थे या धम्म यात्रा की प्रचार किए थे। ठीक है, क्यों किए थे अशोक अपनी धम्म यात्रा का प्रचार? तो अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु अशोक ने धम्म यात्रा प्रारंभ किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम तराइन का युद्ध 1191 में हुआ था। कब हुआ था तराइन का युद्ध? तो प्रथम तराइन का युद्ध 1191 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों का परीक्षा अगस्त में होनी है। ठीक है, अभी आपके पास बहुत ही समय है, आप लोग घबराइए नहीं। ठीक है, आप लोगों के पास बहुत समय है। आप लोग कहीं भी प्रैक्टिस सेट देखते हैं या हमारे चैनल पर देखते हैं या कहीं और देखते हैं, तो आप प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है, और कहीं भी देखते हैं तो एक भी क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर जो साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर किया था। कौन कौन किए थे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? तो हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर राज्य की स्थापना किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है। सही को ढूंढने के लिए कह रहा है ब्रह्म समाज राजा कृष्ण परमहंस। तो नहीं, ब्रह्म समाज के कौन थे? तो राजा कृष्ण परमहंस नहीं थे, राजा राम मोहन राय थे ब्रह्म समाज के संस्थापक। कौन थे ब्रह्म समाज के संस्थापक? सही सुमेलित कर रहा ढूंढने के लिए। ठीक है, तो इस सब को फैक्ट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। कौन थे ब्रह्म समाज के? राजा राम मोहन राय। और देखिए आर्य समाज के कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। राजा राम मोहन राय बिल्कुल नहीं थे। कौन थे आर्य समाज के? तो दयानंद सरस्वती थे। फिर कह रहा है रामकृष्ण मिशन का लाला लाजपत नहीं राय। तो नहीं, रामकृष्ण मिशन का लाला लाजपत राय भी नहीं होगा। अगला कह रहा है थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट। तो हाँ फ्रेंड्स, थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, इनकी स्थापना कौन किए थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना तो एनी बेसेंट किए थे। ठीक है, भारत में प्रचार प्रसार भी किए थे एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की। ठीक है, इसीलिए इन्हें स्थापना का श्रेय भी भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट को दिया जाता है। ठीक है, भारत में स्थापना का श्रेय किन्हें दिया जाता है? थियोसॉफिकल सोसाइटी का तो एनी बेसेंट को दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अवध का अंतिम नवाब था। तो अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह हुए थे। कौन थे? तो अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। कौन थे? वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। तो डेट समेत आप याद रख सकते हैं, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप कह सकते हैं। कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कौन किए थे? इनका स्थापना का श्रेय किन्हें जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम को जाता है। किन्हें जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम को जाता है। और दूसरा संस्थापक वही पूछे तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हुए। अखिल भारतीय कांग्रेस के दूसरे संस्थापक कौन थे? तो दूसरे संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और पहला संस्थापक कौन थे? तो पहला संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 8वां नंबर का प्रश्न कह रहा है, भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई? तो भारतीय साम्यवादी दल क्या कह रहा है? साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो साम्यवादी दल की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना? तो वर्ष 1920 ईस्वी में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? मुद्रा राक्षस जो है ना, पुस्तक का नाम है। ठीक है, इसे विशाखा दत्त ने लिखे थे। कौन लिखे थे? विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन हुए? तो विशाखा दत्त हुए। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, बाल दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है? बाल दर्शन का जो दार्शनिक विवेचन मिलता है वो अभिधम पिटक में मिलता है। किस पिटक में मिलता है? तो अभिधम पिटक में मिलता है। ठीक है, बाल दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में मिलता है? तो अभिधम पिटक में मिलता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला कह रहा है, चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? चरक जो थे वो किस शासक के दरबार में रहा करते थे? तो वो कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। चरक किसके दरबार में रहा करते थे? तो चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, इंडिका का लेखक कौन है? तो इंडिका का लेखक मेगास्थनीज है। आप लोग इन छोटे छोटे पुस्तक को आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हुए? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। कौन थे? तो मेगास्थनीज। ठीक है, ये सब प्रमुख पुस्तकें हैं, इनको याद रखना है। ठीक है, ये तो आप लोग पहले से भी जानते होंगे इस जी क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, वैदिक युग में कौन से सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थे? देखिए वैदिक कालीन जो युग था उस समय समाज में बाल विवाह का प्रथा था, पर्दा प्रथा का था, बहुपत्नी का प्रथा था। ठीक है, कि एक से अधिक बहुपत्नी प्रथा का मतलब हुआ एक से अधिक विवाह करने की प्रथा थी वैदिक युग में। पर्दा प्रथा था कि सिर पर महिलाओं को घूंघट ढकना अनिवार्य था। ठीक है, और बाल विवाह, बच्चे में विवाह कर दिया जाता था। वैदिक युग में इन सब जो प्रथा था इनका प्रचलित था, लेकिन सती प्रथा प्रचलित नहीं था। कौन सा प्रथा नहीं था प्रचलित? तो वैदिक युग में सती प्रथा बिल्कुल भी प्रचलित नहीं था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, कांग्रेस ने कब और कहाँ पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य बनाया? कांग्रेस ने कब और कहाँ पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य बनाया? तो कांग्रेस का जब वार्षिक 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ, जो कांग्रेस का प्रत्येक अधिवेशन जो होता था, जब 1929 ईस्वी में लाहौर का अधिवेशन हुआ, उसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य बनाने का कोशिश किए थे। ठीक है, किस अधिवेशन में? तो कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ? तो मई 1943 में तो नहीं, मई 1943 में नहीं स्थगित हुआ था। अगस्त 1943 में तो नहीं, जुलाई 1944 में तो नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अगला कह रहा है, हिमालय में सबसे गहन अपर्दन है। तो हिमालय में सबसे गहन अपर्दन जो है वो शिवालिक उपांत में है। कहाँ है सबसे
गहन अपर्दन तो शिवालिक उपांत में है। शिवालिक उपांत में हिमालय में सबसे गहन अपर्दन है। हिमालय में सबसे गहन अपर्दन किस भाग में है? तो शिवालिक उपांत में। किस में? तो शिवालिक उपांत में। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है सह्याद्री निम्नलिखित में से किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? जो सह्याद्री पर्वत है, सह्याद्री पर्वत वो भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। किस पर्वत का उदाहरण है सह्याद्री? तो भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है सह्याद्री। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत जो चोटी है वो पारसनाथ पर्वत चोटी है। कौन सी पर्वत चोटी है? तो पारसनाथ की पर्वत चोटी है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। कौन सा है? तो छोटा नागपुर का जो पठार है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ पर्वत चोटी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा पालघाट दर्रा है। कौन सा है? तो पालघाट दर्रा है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा दर्रा है? तो पालघाट दर्रा है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच ये दर्रा अवस्थित है, पालघाट दर्रा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है? जिसका उद्गम और मुहाना दोनों ही भारतीय गणराज्य में है। तो गोदावरी जो नदी है फ्रेंड्स उसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारतीय गणराज्य में है। किस नदी का? तो गोदावरी नदी का उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है। ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है समोच्च रेखाओं को आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं? समोच्च रेखा किस रेखा की बात कर रहा है? तो समोच्च रेखा को आंग्ल भाषा में क्या कहा जाता है? तो आइसोहिप्से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आइसोहिप्से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो 2-3 बार नाम को आप पढ़ लीजिएगा, याद रह जाएगा कि आइसोहिप्सो कहा जाता है समोच्च रेखाओं को आंग्ल भाषा में। ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? तो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली मात्र एक नदी है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली? भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली। तो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी नर्मदा नदी है। ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चीन के पश्चात द्वितीय स्थान है। तृतीय स्थान पर कौन सा देश है? देखिए विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान भारत रखता है और वही द्वितीय स्थान भारत रखता है। प्रथम कौन रखता है? तो प्रथम चाइना रखता है। दूसरा कौन रखता है? तो भारत। वही तीसरा स्थान कौन रखता है? तो तीसरा स्थान यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका रखता है। कौन रखता है जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान विश्व में? तो अमेरिका रखता है। दूसरा भारत और पहला चाइना। ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 24 नंबर का कह रहा है पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी जब अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम होता है, निकटतम दूरी जो होता है जब एक दूसरे के ज़्यादा करीब होते हैं तब वो कौन सा स्थिति कहलाता है? तब वो स्थिति उपसौर की स्थिति कहलाती है। कौन सी कहलाती है? तो उपसौर की स्थिति। तो उपसौर की स्थिति देखिए आपसे इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि उपसौर की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो उपसौर की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब जो है पृथ्वी अपने कक्ष में सूर्य के अधिकतम निकट हो जाता है। जब पृथ्वी अपने कक्ष में सूर्य से अधिक निकट हो जाता है तब वो उपसौर की स्थिति कहलाती है। ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है सारगैसो सागर स्थित है। ये जो सारगैसो सागर है वो शांत सागर में है। कहाँ अवस्थित है सारगैसो सागर? तो सारगैसो सागर शांत सागर में अवस्थित है। ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में जाएगा?
यदि देखिए किसी झील के चारों ओर यदि गांव बस गया तो वह कौन सा प्रतिरूप कहलाएगा? तो वो निहारकीय का रूप कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? तो निहारकीय का रूप कहलाएगा या निहारकीय का प्रतिरूप कहलाएगा यदि कोई गांव झील के चारों ओर बसा हुआ हो तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कह रहा है नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? फ्रेंड्स, एक बार आप प्रश्न को अच्छी तरह फिर से समझिए। कह रहा है नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? तो अधिवास जो है पंखा प्रतिरूप के होते हैं। किस प्रतिरूप के होते हैं अधिवास? तो पंखा प्रतिरूप के होते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला कह रहा है दिल्ली और आगरा शहर से निकलने वाला कूड़ा कचरा तथा गंदा जल प्रदूषित कर रहा है। कौन कर रहा है? तो गंदा जल प्रदूषित कर रहा है। तो किसे प्रदूषित कर रहा है? तो यमुना नदी को प्रदूषित कर रहा है। किसे कर रहा है प्रदूषित? तो यमुना नदी को प्रदूषित कर रहा है। दिल्ली और आगरा शहर से निकलने वाले कूड़ा कचरा यमुना नदी को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यमुना नदी को। अगला कह रहा है लाल हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने पर वह कैसा दिखाई देता है? लाल हरा झंडा है यदि कोई लाल हरे झंडे को गहरे प्रकाश में देखने पर वह काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है गहरे प्रकाश में देखने पर? तो काला दिखाई देता है लाल हरे झंडे को गहरे प्रकाश में देखने पर। ठीक है, काला दिखाई देता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा होती है। जब वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब जल पैदा होती है। क्या पैदा होती है वायु में हाइड्रोजन जलने से? तो वायु में हाइड्रोजन के जलने से जल पैदा होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है हीरा किसका एलोट्रोप होता है? तो हीरा किसका एलोट्रोप होता है? हीरा कार्बन का। ठीक है, हीरा किसका एलोट्रोप होता है? तो हीरा कार्बन का। ठीक है, तो हीरा कार्बन का अप्रूप हीरा होता है। ठीक है, किस कार्बन का अप्रूप भी क्या होता है? तो कार्बन का अप्रूप हीरा होता है। ठीक है, 32 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? तो संचायक बैटरी में सीसा धातु इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी धातु इस्तेमाल किया जाता है? तो संचायक बैटरी में सीसा धातु का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है? तो विरंजक चूर्ण जो है वो कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड है। किसका है? तो विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है? तो विरंजक चूर्ण कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 34 नंबर का प्रश्न कह रहा है पाचन क्रिया में मनुष्य के शरीर में जो HCl बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, उसका मान क्या होता है? क्या कर रहा है फ्रेंड्स प्रश्न कि पाचन क्रिया में मनुष्य के शरीर में जो हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल बनता है उसका pH मान क्या होता है? तो उसका pH मान 6 होता है। ठीक है, क्या होता है उसका pH मान? तो 6 होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है तत्व जो अम्लगमन में होता है वो Hg होता है। क्या होता है? अम्लगम में क्या होता है? तो Hg होता है। अम्लगम में क्या होता है? तो Hg होता है तत्व। गमलम में क्या होता है? तो Hg तत्व होता है। Hg अर्थात पारा भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसको? पारा। ठीक है, अम्लगम में कौन सा तत्व होगा? तो Hg पारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला कह रहा है आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो यदि आप पीरियोडिक टेबल अर्थात आवर्त सारणी में देखेंगे तो सबसे हल्का तत्व लिथियम है। कौन सा है फ्रेंड्स? तो लिथियम सबसे हल्का एलिमेंट्स है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? तो सही जोड़े को हमें चुनना है। देखिए लैक्टिक अम्ल, सिर्फ और सिर्फ सही जोड़ा को चुनना है। लैक्टिक अम्ल नींबू में तो नहीं,
नींबू में लैक्टिक अम्ल बिल्कुल नहीं पाया जाता है, ठीक है। नींबू में कौन सा, तो सिट्रिक अम्ल नींबू में भी पाया जाता है, तो साइट्रिक या सिट्रिक कह सकते हैं। साइट्रिक अम्ल दूध में बिल्कुल भी नहीं। अर्थात देखिए, ये साइट्रिक जो अम्ल रहता है ये अक्सर खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। किन में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, तो खट्टे पदार्थों में। देखिए अगला क्या है, टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। तो हाँ फ्रेंड्स, देखिए अंगूर थोड़ा स्वाद से खट्टा लगता है, ठीक है। और देखिए टार्ट्रिक अम्ल भी अधिकांश जो है वो खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं। तो टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो अंगूर में। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ टार्ट्रिक अम्ल जो है अंगूर में पाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक ही प्रश्न को लेते हैं। अगला कह रहा है, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की है। देखिए परमाणु सिद्धांत की खोज की है, तो परमाणु सिद्धांत की जो खोज की है वो जॉन डाल्टन की है। कौन की है परमाणु सिद्धांत की खोज, तो परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन की है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया था। गांधी जी ने अपना जो प्रथम असहयोग आंदोलन था वो निलंबित अर्थात स्थगित क्यों किया था, निलंबित किया था क्योंकि यह एकात्मक हिंसात्मक हो चुका था, ठीक है। देखिए असहयोग आंदोलन बंद क्यों हो गया, असहयोग आंदोलन स्थगित क्यों हो गया, इसमें हिंसा बढ़ गया था, ठीक है। इन्हीं वजहों से महात्मा गांधी जी को जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा, हिंसा को देखते हुए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो भगत सिंह दिए थे। कौन दिए थे इनकलाब जिंदाबाद का नारा, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह दिए थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है, शकुंतलम किसने लिखे थे। शकुंतलम किसकी रचना है, तो शकुंतलम कालिदास की रचना है। किन की रचना है शकुंतलम, तो शकुंतलम कालिदास की रचना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है, विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है। तो विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो सुंदरबन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर, तो वो सुंदरबन में पाया जाता है। विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, सुंदरबन में पाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है। तो लाल मिट्टी का रंग जो लाल होता है वो आयरन के कारण, लोहा के कारण लाल दिखता है। किसके कारण, तो लोहा के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है। 44 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत में इस्पात का जो है प्रथम कारखाना वो जमशेदपुर में खोला गया था। कहाँ खोला गया था भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना, तो इस्पात का प्रथम कारखाना जो है भारत में वो जमशेदपुर में खोला गया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला कह रहा है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। तो देखिए भारतीय संविधान के जो भाग 4 हैं उसमें नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। भाग 4 में किसका वर्णन है, तो भाग 4 में जो है उसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों की चर्चा की गई है। वही भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है, ठीक है। किसकी चर्चा है भाग 3 में, तो भाग 3 में मौलिक कर्तव्य की, और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भाग 3 इसीलिए बता दिए क्योंकि भाग 3 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। भाग 3 बहुत ही संविधान का या आर्टिकल्स का इम्पॉर्टेंट भाग है, ठीक है। भाग 3 के अंतर्गत देखिए फ्रेंड्स, भाग 3 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं, ठीक है। और 12 से जो 35 तक जो अनुच्छेद आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाग 3 के 12 से 35 तक के अनुच्छेद सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। देखिए 46 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए भारतीय संविधान के जो हैं भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, तो भाग 3 में 12 से 35 तक है, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 और आर्टिकल नंबर 19
भाग 3 और आर्टिकल नंबर 19 में जो है स्वतंत्रता की अधिकार की चर्चा की गई है, ठीक है। किसमें स्वतंत्रता की अधिकार की बातें की गई है? तो भाग 3 अनुच्छेद 19 में, ठीक है। अनुच्छेद 19 आया क्योंकि ये भाग 3 में 12 से 35 तक की चर्चा की गई है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसने विश्व स्तर पर एक दिन में सर्वाधिक देखे जाने वाले मनोरंजन कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो देखिए विश्व स्तर पर, किस स्तर पर? विश्व स्तर पर एक दिन में सर्वाधिक देखे जाने वाले मनोरंजन कार्यक्रम का विश्व का रिकॉर्ड बनाने का कार्य रामायण किए थे। कौन किए थे? तो रामायण, ठीक है। विश्व में एक दिन में सर्वाधिक देखे जाने वाले सीरियल जो थे वो रामायण थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विश्व में रिकॉर्ड बनाने का कार्य रामायण किए। देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, 28 अप्रैल 2020 को पहला विश्वासी जलवायु संपादक का आयोजन कहाँ हुआ? देखिए 28 अप्रैल 2020 को पहला विश्वासी जलवायु संपादक का जो आयोजन हुआ था वो पिट्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पिट्सबर्ग में हुआ था आयोजन। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 49 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 2019 में वैश्विक सैन्य खर्च में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो देखिए 2019 में वैश्विक खर्च, विश्व में खर्च करने वाले सबसे अधिक जो देश रहे हैं 2019 में वो अमेरिका रहे हैं। कौन रहे हैं 2019 में वैश्विक सैन्य खर्च में? जिन्होंने सेनाओं पर 2019 में विश्व में सबसे अधिक खर्च किया तो वो अमेरिका देश है, जिन्होंने 2019 में सबसे अधिक खर्च सैन्य पर किए थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है, हाल ही में किस देश ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया? कह रहा है हाल ही में किस देश ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया? तो हाल ही में सऊदी अरब देश ने ये इस विधि को समाप्त कर दिए। यदि कोई भी बड़ा से बड़ा अपराध करते हैं तो उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये कौन से देश लागू किए हैं? तो सऊदी अरब लागू किए हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।